सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 12,38,635 केसेस हो गए हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 29,861 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत के लिए नया खतरा बन सकता है भूटान। नेपाल के बाद अब चीन ने की भूटान को खरीदने की तैयारी। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भूटान के पूर्वी हिस्से पर अपना दावा पेश किया है और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक पैकेज का प्रस्ताव भी दिया है। 1996 में भी चीन ने भूटान के सामने जमीन की अदला बदली करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भूटान ने नामंजूर कर दिया था। 1996 के प्रस्ताव के तहत चीन भूटान को उत्तरी सीमा के विवादित क्षेत्र सौंप देगा और बदले में डोकलाम समेत पश्चिम सीमा के विवादित क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन अगर चीन फिर से वही डील करने की कोशिश कर रहा है तो भूटान की सहमति भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन और भूटान के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। भूटान की पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सों को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इन विवादों के निपटारे के लिए चीन ने एक पैकेज का प्रस्ताव रखा है। ये सौदा बेशक भूटान के लिए फायदे का साबित होगा, लेकिन इससे भारत की चिंता बढ़ जाएगी। अगर डोकलाम चीन के पास चला जाता है तो चीन सेना की पहुंच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम चिकन नेक तक हो जाएगी। वहीं भूटान के विदेश मंत्रालय ने इस पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभवतः चीन इसी पुरानी डील का जिक्र कर रहा है। डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद से ही भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता नहीं हुई है और इस साल वार्ता होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्थगित हो गई। दोस्तों, क्या भारत को भी भूटान की मदद करनी चाहिए या नेपाल की तरह ही भूटान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चीन का दावा, परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है भारत। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। एक चीनी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु बमों के विकास और उसके रोकथाम की रणनीति को पाकिस्तान से हटाकर चीन पर फोकस कर लिया है। अब चीन की राजधानी बीजिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत प्रदान करेंगे। जी हां, भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर बीजिंग पर केंद्रित कर लिया है। भारत पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता था। जानिए, रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। जो देश इन तीनों माध्यमों के जरिए परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं उन्हें न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश कहा जाता है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है, जिसमें जमीन से दागे जाने वाले अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 मिसाइल शामिल है। भारत के पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बमों को ले जाने में भी सक्षम है। भारत के पास समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत है। दोस्तों, क्या भारत को घातक परमाणु हथियारों से युद्ध करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, खत्म हो जाएंगे ढेर सारे बैंक, बाकी रह जाएंगे सिर्फ 5। जानिए पूरा मामला। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से आधे से ज्यादा का निजीकरण करने की योजना बना रही है। सरकार का प्लान इन बैंकों की संख्या घटाकर 5 करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत जल्द ये प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे पहले मोदी सरकार बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में बहुमत हिस्सेदारी बेचेगी। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार सरकार सिर्फ 4-5 बैंक रखना चाहती है। दरअसल कैश के संकट से जूझ रही मोदी सरकार बैंकों का विलय भी कर सकती है, जिसके बाद केवल 5 बैंक ही चालू रहेंगे। इससे पहले सरकार ने 2019 में 10 बैंकों को 4 में मिला दिया था। हालांकि बढ़ते कोरोना के कारण प्रतिकूल बाजार स्थिति की वजह से इस योजना को कुछ समय तक के लिए टाला जा सकता है। और अब जानिए दोस्तों, पीएम मोदी से भावुक अपील, जिम खोल दीजिए, रोजी रोटी बचा लीजिए। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से कई चीजों पर अभी भी पाबंदी जारी है, जिसमें जिम भी शामिल है और मार्च से ही जिम के बंद होने से इससे जुड़े लोगों की आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। दिल्ली के जिम एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना संकट काल में जिम के बंद होने से दिल्ली के जिम संचालक और जिम से जुड़ा स्टाफ बेरोजगारी की जबरदस्त मार झेल रहा है और दिल्ली जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी ने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील करते हुए जिम को दोबारा खोलने और जिम संचालकों की आपदा में हुई आर्थिक मुसीबत का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से जिम बंद है। 15 मार्च को अंतिम बार जिम दिल्ली में खुले थे और आगे भी इसके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। किराया नहीं दे पाने की वजह से बहुत से जिम बंद भी हो गए हैं और कई ट्रेनर बेरोजगार हो गए हैं। जिम में काम करने वालों की आमदनी ज्यादा नहीं होती, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने आगे पूछा
क्या आप हमारे जिम, फिट इंडिया मूवमेंट और योग दिवस को सपोर्ट करते हैं? इम्यूनिटी के लिए फिटनेस बेहद जरूरी है, फिर जिम क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? चिराग सेठी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम सारे एहतियात बरतेंगे। टाइम स्लॉट बनाए गए हैं ताकि एक समय में ज्यादा लोग जिम के अंदर एंट्री ना ले सकें और सभी का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और 6 फीट की दूरी भी रखी जाएगी। सरकार की हर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अब देखना है कि मोदी जी का इस पर क्या फैसला होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से जिम खोलने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, दिल्ली सहित कई इलाकों में बारिश के कारण परेशानी, बिहार, असम में बाढ़ का कहर। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। बुधवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में खूब बारिश हुई और बिहार में तो कई दिनों से खूब बारिश हो रही है। राज्य के 10 से अधिक जिलों में लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि दिल्ली के अधिकांश हिस्सों के अलावा आसपास के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई और बारिश के कारण शहर के निचले हिस्सों के और प्रमुख चौराहों पर जल जमाव हो गया। दिल्ली के अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। आसाम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है और असम में बुधवार को नए इलाके में पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। बाढ़ के कारण राज्य में 2 और लोगों की मौत हो गई है और 26 लाख से अधिक व्यक्ति इससे प्रभावित हैं। बिहार भी बाढ़ से जूझ रहा है, जहां 10 जिलों में 4,50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, लेकिन वहां अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। वहीं अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में लोग बारिश और मानसून के नाम से भी डरेंगे। इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहले से ही इंतजाम करके रखने की जरूरत थी। और अब जानते हैं दोस्तों, मौत देने वाले कोरोना वायरस की अब मौत पक्की। सामने आई एक अच्छी खबर। दोस्तों, कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, वो भी ऐसे समय जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है और मौत का आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया है। ऐसे वक्त में ब्रिटेन ने कोरोना की वैक्सीन का सफल ट्रायल कर एक अच्छी खबर दी है, जिस पर पूरी दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। चीन से आई ये बीमारी इस वक्त दुनिया की चिंता का सबब बनी हुई है। इस महामारी से 14 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हो गए हैं और 6 लाख से ज्यादा अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई इस खबर ने उम्मीद की एक किरण जगा दी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित की गई कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल हुआ, जिसे उनके लिए सुरक्षित पाया गया है। इस वैक्सीन को बाकी देशों की वैक्सीन से इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ इंसानी शरीर को दोहरी सुरक्षा देता है। जिन मरीजों को ये दवा दी गई है उनमें एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स विकसित होते हुए देखे गए, जिससे उनका शरीर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता के साथ लड़ने में सक्षम हो सकता है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि अमूमन वैक्सीन के एंटीबॉडी बनाती है और इस समय पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश के नागरिक इस समय सिर्फ इस आस में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी का कोई इलाज मिल जाए, वरना अगर ये महामारी ऐसी ही फैलती रही तो दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस अच्छी खबर को सबको बताने के लिए वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। और अब जानिए, ट्रंप का आदेश, 72 घंटे में अमेरिका से अपने दूतावास बंद करे चीन, मच गया हड़कंप। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ट्रंप सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को चीन को अपने ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दे दिया है। या दोस्तों, अमेरिका के इस आदेश के बाद से ही दूतावास के अंदर से धुआं उठता नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चीनी कर्मचारी गोपनीय दस्तावेजों को जला रहे हैं। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन भी भड़क गया है और उसने भी आवश्यक जवाबी कार्यवाही की धमकी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन पुलिस भी वाणिज्य दूतावास के बाहर मौजूद है, लेकिन ट्रंप के मना करने के कारण पुलिस अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। पुलिस ने बताया कि लोगों ने दूतावास से धुआं उठता देखकर उन्हें सूचना दी थी, जिसके बाद वे यहां आए थे, लेकिन चीनी अधिकारियों ने उन्हें अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार है कि अमेरिका ने इस तरह किसी भी देश के दूतावास को बंद करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ जारी गंभीर तनाव को देखते हुए दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। दोस्तों, क्या चीन के दूतावास को दिल्ली से भी भगा दिया जाना चाहिए? कमेंट में बताएं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। 75 अरब डॉलर हुई संपत्ति। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अरबपति मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की संपत्ति दुनिया के जाने माने निवेशक अमेरिकी वॉरेन बफे से भी अधिक हो गई है। दुनिया के टॉप 5 अमीरों में मुकेश अंबानी एशिया से इकलौते इंसान बन गए हैं। अंबानी की संपत्ति में सिर्फ 8 दिनों में ही 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले बीती 14 जुलाई को वे दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे और फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट के अनुसार रिलायंस के चेयरमैन की कुल संपत्ति 75 अरब डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी की संपत्ति के साथ ही रिलायंस के एम कैप में भी लगातार इजाफा हो रहा है और रिलायंस के शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च महीने के बाद से अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है।
और अब जानिए, नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शुक्रवार से लगेगा 10 दिनों का लॉकडाउन। दुकान, ऑफिस सब रहेंगे बंद। दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले कम होने की जगह रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं सबको देखते हुए भारत के कुछ राज्यों में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। इन्हीं में से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जिसके भोपाल में जिला प्रशासन ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा, जो 4 अगस्त तक रहेगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सख्त लॉकडाउन के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए।